नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीसैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और इन सॉल्यूशंस के साथ-साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा ताकि जिनको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का समय नहीं मिला, वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा ले सकें। शुरू करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। मैं प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पैशन से एक एजुकेटर। मैं कुछ 5 साल से वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इंजीनियर्स को कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता आ रहा हूँ। मैंने खुद काफ़ी सारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं और कुछ 2 साल तक मैंने रक्षा मंत्रालय के साथ भी काम किया है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कराया था थोड़ी कंफ्यूजन आ गई थी। एक तो मैंने यहाँ पे 75% कैलकुलेट कर दिया था और बच्चों को अलग-अलग वैल्यूज़ अपनी डिफरेंट मनी वैल्यूज़ पुट करने पे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो इसको पहले कंसेप्चुअल वे से समझाऊँगा कि कंसेप्चुअल वे से कैसे करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ऐसे क्वेश्चंस में आपको वैल्यू किस तरह से सपोज़ करनी है। तो लो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इसमें चलेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू क्या है? 40% ऑफ ए 40% को लिख सकता हूँ 0.4 ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी मीन्स 0.65 ऑफ बी। उसी तरह क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी? क्यू की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.5 ए प्लस 0.5 बी। आई होप ये तो समझ में आया होगा कि 40% कैसे होता है। 40/100 मीन्स 40/100 मीन्स 0.4। उसी तरह 65% मीन्स 0.65। ईजी है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये मान के चलूंगा कि पी जो है वो क्यू के इक्वल है। ठीक है, और मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो मैं क्या करूंगा, इन स्टेटमेंट से मैंने पहले ये जो मेरी सबसे आसान स्टेटमेंट है जो मैं कर सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू क्यू, मैंने इसको उठा लिया और इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। चलिए, अगर मैं ये लिखता हूँ तो 0.4 ए प्लस 0.65 बी इक्वल होना चाहिए किसके? 0.5 ए प्लस 0.5 बी के। यहाँ से अगर मैं रीअरेंज कर लूँ, बी को एक साइड रख लूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 0.15 बी इज इक्वल्स टू 0.1 ए। इजिली मैंने रीअरेंज करके इस तरह से बी को लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया, ए को राइट हैंड साइड पे, तो ये मेरी इक्वेशन निकल के आ गई। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर ये डेसिमल के चक्कर से हटना चाहूं तो मैं 15 बी को 10 ए के इक्वल रख सकता हूं। ठीक है ना? इस तरह से मेरा 15 बी इक्वल 10 ए आ जाएगा। तो अब मेरे को ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यू सपोज करनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, और जो मेरी ये वाली कंडीशन है क्वेश्चन की, दैट ए इज ग्रेटर देन बी, इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं ए को यहाँ पे, लेट्स से ए को मैं यहाँ पे 1.5 रख देता हूँ और बी को मैं रख देता हूँ यहाँ पे 1, तो क्या ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इस हिसाब से क्या बन जाएगा आपका 15, 1.5 इंटू 10 15, और 15 इंटू 1 15, तो 15 इज इक्वल टू 15, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है जी। तो ये तो प्रोबेबल आंसर हो सकता है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपनी इनइक्वालिटी पे। सबसे पहले P इज ग्रेटर देन Q। तो अब मैं क्या करूंगा, ए और बी की डिफरेंट वैल्यू सपोज करके इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, और इसको भी, मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्टली मैं इस रिजल्ट पे पहुंचूंगा, क्योंकि अगर मैं इनइक्वालिटी के साथ भी इसको सॉल्व करता, यहाँ पे इक्वल टू ना होके ग्रेटर देन बी होता, तो भी मेरा यही रिजल्ट आता पहले तो, दैट इज 15 बी इज ग्रेटर देन 10 ए। ठीक है, अब ए को अगर मैं 1.4 रख दूं और बी को रख दूं 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15, 15 इंटू 1 15, और 10 इंटू 1.4 14, और ये वाली जो मेरी इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो गई, और मेरा ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, जो ए इज ग्रेटर देन बी, 1.4 है, बी 1 है, तो ये भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब कि एक निश्चित रिजल्ट तो नहीं आ सकता। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि P बराबर है Q के, मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि P बड़ा है Q से, उसी तरह मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि P छोटा है Q से। तो मतलब मैं कोई किसी भी डिजायर्ड रिजल्ट पे नहीं आ सकता। कोशिश कर सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, इसके हिसाब से क्या किया, 15 बी को छोटा बना दिया 10 ए से। तो क्या वैल्यू सपोज करूं मैं यहाँ पे ए को मैं 1.6 सपोज कर लूंगा, बी को अगेन 1 ही रख लूंगा, तो ये 16 और ये 15, डेफिनेटली 16 इज ग्रेटर देन 15, तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो अगर मैंने तीनों चीज प्रूव कर दी तो मेरे पास कोई भी एक सॉलिड एविडेंस नहीं है कि पी और क्यू में क्या रिलेशन होने वाला है, तो यही मेरा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये तो था कंसेप्चुअल। अब अगर मेरे को वैल्यू सपोज करके सीधा सीधा इस झंझट में नहीं पड़ना, वैल्यू सपोज करनी है, तो मैं कैसे वैल्यू सपोज करूंगा? पहले तो मैं कोई भी रैंडम वैल्यू सपोज कर लूंगा। पहले मैंने मान लीजिए पहला सेट मैंने सपोज कर लिया, जो ए है वो 100 है, जो बी है वो 50 है। पहले मैंने ऐसे सपोज कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो डिफरेंस है ना, इसको रिड्यूस कर देना। ठीक है, मतलब ए और बी की वैल्यू पास पास सपोज करनी है आपको, क्योंकि मेरे पास ये दे रखा है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसको इसको क्या करना है, आपको सेटिस्फाई भी करना है, और जितना क्लोज हो सकता है आप उसको उतना
क्लोज लेके आओ इन वैल्यूज को। तो ए को मान लो मैं 110 सपोज कर लेता हूँ और बी को सपोज कर लेता हूँ 100, तो काफी क्लोज आ गई वैल्यूज। तो आप क्या करो, अब आपका काम ये है, आप इन वैल्यूज को सपोज करके फिर देखिए कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, कि दोनों समय में क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल वे से भी मैंने आपको करा दिया और वैल्यू भी आपको बता दी कैसे सपोज करनी है आपको। इसको इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है और इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की भी कोशिश करना, मतलब कि इसको जितना क्लोज हो सके उतना लेके आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30, the monthly incomes of X and Y are in the ratio 4:3 and their monthly expenses are in the ratio 3:2, however each saves 6,000 per month, what is their total monthly income। हमारे पास ऑप्शंस दे रखी है उनकी मंथली इनकम की। देखो हमारे पास इनकम की रेशियो दे रखी है और एक्सपेंसेस की रेशियो दे रखी है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो सीधा हम रेशियो से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरा तरीका एक्स और वाई का। चलो पहले एक्स और वाई बेसिक जो हमारा तरीका ट्रेडिशनल वे होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जो हमारी इनकम है, ठीक है, इनकम को मैं सपोज कर लेता हूँ रिस्पेक्टिव 4x एंड 3x, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको मैं सपोज कर लेता हूँ, जैसे एक्सपेंसेस की रेशियो 3:2, तो 3y और 2y। ठीक है, अब सेविंग क्या होती है, इनकम में से जब मैं एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दूं, जितना मैंने कमाया उसमें से जितना मैंने खर्च कर दिया उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारी क्या होगी, सेविंग। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6,000, और उसी तरह 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6,000। हमें पता क्या करना है, हमें इनकम पता करनी है। इनकम पता करनी है तो मतलब ये वाला कंपोनेंट 4x और 3x, तो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, और यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बाई मल्टीप्लाइंग सम कंपोनेंट। जैसे मेरे को y को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा इस साइड, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3। ये वाला जो कॉफिशिएंट ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाला कॉफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है ये हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो ये बन जाएगा आपका 8x माइनस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 12,000, और ये बन जाएगा आपका 9x माइनस 6y, सॉरी 6y इज इक्वल्स टू 18,000। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से जब मैं नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये कार्ड सब्ट्रैक्ट कर दी मैंने 6y, ये माइनस माइनस 6y क्या बन जाएगा, प्लस 6y, क्योंकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका। 8x माइनस 9x आ जाएगा आपका माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12,000 माइनस 18,000 आ जाएगा, माइनस 6,000। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आपके पास x की वैल्यू 6,000 आ जाएगी। x की वैल्यू 6,000 आते ही आपको इनकम्स पता चल गई, ठीक है, इनकम पता चल गई किसकी, x और y की। x की 4x है मतलब 24,000, y की 3x है मीन्स 18,000, क्योंकि उन्होंने टोटल मंथली इनकम पूछी है, तो टोटल मंथली इनकम मतलब 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x। तो 7x क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स मतलब 6,000, जो आ जाएगा 42,000। तो 42,000 में ऑप्शन मतलब सिंपल सा तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें भी। इक्वेशन को आपको क्या करना है, इक्वेशन को में एलिमिनेशन वाला मैथड लगा के आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता करके और वेरिएबल को पुट करके रेशियो में आपको आंसर ले लेना, सिंपल है। पर अगर आपको एक्स एंड वाई के चक्कर में नहीं पड़ना सपोज करने के, डायरेक्टली आप रेशियो से सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे रेशियो है हमारे पास 4:3, 3:2। अब देखो जैसे हमने कहा कि जो इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस होता है वही तो क्या होती है हमारी सेविंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी इनकम कितनी है 4, इसका एक्सपेंसेस कितना है 3, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 1। उसी तरह इसकी इनकम है 3, मतलब वाई की, यहाँ पे एक्स और वाई मैं लिख देता हूँ रिस्पेक्टिवली। वाई की इनकम 3 है और एक्सपेंसेस है 2, इनका डिफरेंस भी 1 है। और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की जो सेविंग्स हैं 6,000 ही तो है, तो यहाँ पे मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 6,000 है ना, सिंपल है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, जो इनकी टोटल इनकम यूनिट्स में कितनी है 4 और 3, 4 प्लस 3 मीन्स 7। 1 यूनिट मेरा 6,000 है, 7 यूनिट मेरा कितना होगा, 7 इंटू 6,000, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 42,000। और आपने सीधा ये भी इस तरह से पता कर लिया। अब देखिए ये तो मैंने ऐसे सीधा सीधा लगा लिया कि यहाँ पे 1, इधर भी मेरे को 1 दिख रहा था, इधर भी मेरे को 1 दिख रहा था, मतलब कि मेरे को ये दिख रहा था यूनिट्स में जो है सेविंग सेम है, और क्वेश्चन के हिसाब से भी इनकी सेविंग सेम है, तो मैंने उस यूनिट को उस सेविंग के बराबर पुट कर दिया और वैल्यू ले ली। पर अगर अगर बाय चांस ये जो डिफरेंस है सेम ना दिखे तो क्या करेंगे, चलिए उसके लिए भी एक तरीका है। ऐसे क्वेश्चन में अगर डिफरेंस सेम ना दिखे तो क्या करेंगे, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट्स से ये रेशियो 4:3 ना होके आपके पास 3:2 होती, और ये आपके पास रेशियो होती लेट्स से 5:3। तो देखिए यहाँ पे इनकम की रेशियो है 3:2
और एक्सपेंसेस की रेशो है 5:3। पहले तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये रेशो बैलेंस नहीं है। और वैसे भी आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे -2 निकल के आएगा, -1 तो बैलेंस नहीं है। तो क्या करना है ऐसे केस में, अगर आपको डिफरेंस सेम बनाना है, यहाँ पे जो ये वर्टिकल डिफरेंस है, तो क्या करोगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लोगे इन रेशोज का, आपस में जो इन रिस्पेक्टिव रेशोज का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, 5 - 3 2, और यहाँ पे 3 - 2 1। तो आप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। इस 1 को आप नीचे वाली रेशो में मल्टीप्लाई कर दोगे और इस 2 को आप ऊपर वाली रेशो में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे करने से नई रेशो जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 6:4। और 1 को जब आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5:3, है ना। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, उसी तरह 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से 5, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो 3। तो अब देखो आपके पास डिफरेंस क्या आ गया, अब आपके पास डिफरेंस आ गया 6 - 5 1 इधर भी, 4 - 3 1 इधर भी। तो अगर आपको रेशियोज में डिफरेंस अगर सेम करना है तो इस तरह से सेम करना है। और ये उसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा जहां पे आपका सेविंग सेम दे रखी होगी। जैसे इस केस में सेविंग दोनों की 6000 दे रखी है, तभी डिफरेंस सेम करने का लॉजिक भी बनता है। ठीक है, अगर ये सब आपको नहीं करना, अभी एग्जाम पास है, तो आप सीधा सीधा एक्स एंड वाई वाले लॉजिक से भी जा सकते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना कि सेविंग क्या होती है, एक्सपेंसेस में से जब हम इनकम में से जब हम एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो next question, question number 31. The total emoluments of two persons are the same, but one gets allowances to the extent of 65% of the basic pay and the other gets allowances to the extent of 80% of the basic pay. The ratio of the basic pay of the former to the basic pay of the later is. सिंपल सा क्वेश्चन है, दो लोगों की जो सैलरीज है, जो नेट सैलरी है, वो सेम है। एक को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो है 65% बेसिक पे का, दूसरे को अलाउंसेस मिलते हैं 80% बेसिक पे का। और हमें पता करना है कि उनकी बेसिक पे की रेशो क्या है, जब हमें पता है कि सैलरी सेम है। ठीक है, अब मान लीजिए एक इंसान की जो सैलरी है वो है ए, और दूसरे इंसान की सैलरी है बी। ठीक है, अब ए की सैलरी बन कैसे रही है, ए की सैलरी बन रही है उसका बेसिक पे, और उसमें उस बेसिक पे का 65% आ रहा है। तो ए की सैलरी एक्चुअल में है कितनी, 165% ऑफ इस बेसिक पे। मान लीजिए ए की बेसिक पे है एक्स, ठीक है ना। अब बेसिक पे में किसी की बेसिक पे में उसकी बेसिक पे का 65% ऐड कर दो तो 165% हो जाएगा ना। उसी तरह बी की सैलरी जो टोटल है वो कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ इस बेसिक पे, 180% ऑफ लेट्स से इसकी बेसिक पे है वाई। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है, ए बराबर है बी के, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ 165% ऑफ एक्स जो बराबर है वो 180% ऑफ वाई के है। यहाँ से x इज टू वाई क्या आ जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 165। बस आपको इसको सॉल्व करना है, 15 के दोनों फैक्टर हैं तो मल्टीपल है, सॉरी, तो कैलकुलेट कर लीजिए। 1 एंड 2 1 1 12:11 आ जाएगी इनकी रेशो, जो कि है आपकी ऑप्शन नंबर डी। आसान सा सवाल था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स बाय टू फैमिलीज ए एंड बी are represented, this is R not arc, represented in the following bar charts. एक्चुअली ये टेबल की फॉर्म में शो हो रहा है, ये बार चार्ट की फॉर्म में था। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया था बार चार्ट की फॉर्म में। कुछ इस तरह से था ये क्वेश्चन, इस तरह से दो बार चार्ट बने हुए थे, और उन बार चार्ट्स में क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस थी। जैसे एजुकेशन की यहाँ पे ऐसे 20% थी, फिर अगला बार था 30% का, अदर आइटम्स का 30%, ठीक है, और ये सबसे बड़ा था 50% फूड का, और दूसरा ऐसे बार बना हुआ था 30% एजुकेशन का, ठीक है, इस तरह से 60% अदर आइटम्स का, बड़ा सा सेक्शन हो गया अदर आइटम्स का, और 10% इस तरह से फूड का। तो इस तरह से बार चार्ट बना हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, फैमिली ए का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 20,000 है, फैमिली बी का टोटल एक्सपेंडिचर जो 100,000 मतलब 1 लाख है। ठीक है, ये फैमिली ए है, ये फैमिली बी है। तो ये जो बार चार्ट हमें दे रखा है आउट ऑफ 20,000 दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है 1 लाख में से, 100,000 में से, यहाँ 1 लाख बोल दो जैसे मर्जी। ठीक है, अब इन चार्ट में से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, इन नीचे वाली स्टेटमेंट्स में को वेरीफाई करना है हमने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फैमिली ए स्पेंट मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी। फैमिली ए का फूड का एक्सपेंसेस कितना है 50%, जो कि कितना हो जाएगा 50% ऑफ 20,000 इज नथिंग बट 10,000। फैमिली बी का फूड का कितना है 1 लाख, 10% ऑफ 1 लाख अगेन 10,000, दोनों का जो फूड का एक्सपेंसेस है वो सेम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गई। उसी तरह फैमिली बी स्पेंट मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली ए, ऑब्वियसली अगर दोनों ने बराबर स्पेंड किया तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत होगी, फूड पे तो बराबर ही स्पेंड किया है। फैमिली ए एंड फैमिली बी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन फूड,
ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, द मंथली एवरेज the monthly average salary paid to all the employees of a company was 5000। ठीक है, एवरेज सैलरी है जो 5000 है। the monthly average salary paid to the male and female employees are was 5200 4200 respectively, the percentage of males employed in the company। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अज्यूम करके मेल और फीमेल का नंबर अज्यूम करके भी हो सकता है, और एलिगेशन का एक बड़ा प्यारा मेथड है, उससे भी हो सकता है। पहले एलिगेशन के मेथड से आपको बताता हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया ना कि जैसे एक वर्ग की एवरेज है ये, दूसरे वर्ग की एवरेज है ये, दोनों को मिला के एवरेज है ये, तो उस केस में अगर आपको रेशो निकालनी है कि इन दोनों वर्गों की आपस में रेशो क्या है, तो ऐसे लिखोगे आप। 5200 एक जगह लिख लिया, एक एक रेशो आपने यहाँ लिख ली, एक सॉरी एवरेज यहाँ लिख ली, दूसरी एवरेज लिख ली यहाँ, और बीच में आपने इस तरह से यहाँ लिख लेनी है ये वाली एवरेज, जो हमारी कंबाइंड एवरेज है, इन दोनों की जो कंबाइंड एवरेज। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेल की एवरेज है 5200, फीमेल की एवरेज है 4200, और दोनों की मिला के कितनी है 5000। तो आपने क्या करना, क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना है। 5200 माइनस 5000 कितना हो जाएगा आपके पास 200, 5000 माइनस 4200 कितना हो जाएगा आपके पास 800। तो मेल टू फीमेल की जो रेशो निकल के आएगी वो आएगी 800 रेशो 200, या इसको आप क्या बोल सकते हो 4:1। ये मेल टू फीमेल की रेशो निकल के आ जाएगी। मतलब ये अगर 4 मेल है तो एक फीमेल होगी उनके पीछे। अब परसेंटेज में दिखाना बड़ा आसान है। यहाँ से पूछा गया है परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज। मेल कितने हैं 4, कितने में से 4 प्लस 1 5। यहाँ पे ये ध्यान रखना कितने में से, मतलब टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे लिख लिया नीचे इंटू 100। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपके पास 20 इंटू 4 80%। आसान सा सवाल है, नहीं तो आप इसको बेसिक वे से भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? मान लीजिए मेल एम्प्लॉयज का नंबर है एक्स, फीमेल का है वाई, तो अगर उनकी एवरेज सैलरी 5200 है तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 5200 गुना एक्स। ठीक है ना, एवरेज सैलरी का मतलब यही है ना कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि 10 लोग हैं किसी क्लास में, और उन 10 लोगों ने पैसे जमा किए, और एवरेज कंट्रीब्यूशन निकल के आई लेट्स से 20 रुपए। तो मतलब कि उन्होंने 200 रुपए जमा किए होंगे टोटल, तभी पर हेड जो 20 आए। तो कैसे निकल के आया 10 इंटू जो एवरेज थी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल इसी तरह से आता है। उसी तरह इनके केस में, फीमेल के केस में, ये तो मेल के केस में था, फीमेल के केस में टोटल क्या निकल के आएगा 4200 गुना वाई। पर हमें पता है कि जो टोटल दोनों को मिला के एवरेज है वो 5000 है, तो टोटल एवरेज कैसे निकल गई 5000 एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब मेल और फीमेल को मैंने मिला दिया तब टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए एक्स प्लस वाई। तो क्या करेंगे यहाँ से 5200 एक्स प्लस 4200 वाई, इसको बराबर रख देंगे इसके 5000 एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक्स और वाई की रेशियो ले लीजिए, आप इसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये होगा आपका ट्रेडिशनल मेथड, ये होगा आपका एलिगेशन वाला मेथड। इसको फिर से बता देता हूँ, एलिगेशन वाले मेथड में क्या करनी है, एक वर्ग की एवरेज दूसरे वर्ग की एवरेज, अब दोनों वर्गों को जब मैंने मिला दिया उनकी टोटल एवरेज कंबाइंड एवरेज, फिर क्या करूंगा मैं क्रॉस सब्ट्रैक्ट 5200 माइनस 5200, 5000 माइनस 4200 800, फिर 800 और 200 की रेशियो ले ली मैंने, उस रेशियो से मैं परसेंटेज तक पहुंच गया। आसान सा सवाल था, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे, इन ए क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज, if these constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class। ठीक है, what is the number of girls in the class। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से कि यहाँ पे जी 18 वेरी टॉल बॉयज हैं, और वो 18 जो हैं जब हैं जी वो 3/4 हैं ऑफ द बॉयज। ठीक है, अगर मैं बॉयज की संख्या मान लूँ x है, तो 3/4 x जो है वो 18 है ना। टोटल बॉयज का जो है वो 3/4 18 है, यही स्टेटमेंट बोल रही है हमारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 24। मतलब नंबर ऑफ बॉयज तो आ गए जी मेरे पास 24 है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 2/3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। टोटल नंबर बॉयज जो है वो 2/3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पता करनी है। अगर बॉयज जो हैं वो 2/3 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 1/3। ठीक है, अलग भाषा में अगर आपसे कहूँ, बॉयज अगर 2/3 हैं, मतलब 3 में से जो हैं वो 2 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी 1, है ना। जो यहाँ पे 2 यूनिट बता रहा है 24 को बता रहा है, तो 1 यूनिट कितना होगा 12। सिंपल सा सवाल 12, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आने वाला सवाल है। चलते हैं आगे। नंबर 35 है हमारे पास,
कि the average rainfall in a city for the first 4 days was recorded to be 0.40 inch. The rainfall on the last 2 days was in the ratio 4:3. The average 6 days was 0.50 inch. What was the rainfall on the fifth day? देखिए जी, एवरेज रेनफॉल दे रखी है पहले 4 दिन की 0.40 इंच। तो टोटल क्या होगी फर्स्ट 4 डेज की? जो टोटल होगी वो कितनी होगी? 4 × 0.40, 1.6 इंचेस। ठीक है, पहले 4 दिन का टोटल एवरेज कितना है? 0.4। कितने दिन का? 4 का। तो इस 4 को जब मैं इस 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास रेशो दे रखी है लास्ट 2 डेज की, इसको अभी इस रेशो को अभी साइड पे रखते हैं एक बार के लिए। एवरेज ऑफ 6 डेज, जो 6 दिन की टोटल एवरेज दे रखी है वो क्या दे रखी है हमारे पास? तो 6 दिन की एवरेज दे रखी है, वो दे रखी है 0.50, और टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 6 × 0.5 मतलब कि 3। तो 6 दिन की जी 3 है, पहले 4 दिन की 1.6 है, तो पांचवें और छठे दिन की कितनी होगी? फिफ्थ प्लस सिक्स डे का जो होगा वो कितना होगा? 3 - 1.6। ठीक है ना, 6 में से पहले 4 दिन की तो 1.6 है, तो बाकी बची हुई कितनी होगी? पांचवें और छठे दिन की। तो ये निकल के आ जाएगी आपके पास 1.4 इंच। अब इन पांचवें और छठे दिन की जो रेशो दे रखी है वो रेशो दे रखी है 4:3। ठीक है, 4:3। पांचवें की 4 यूनिट और छठे की 3 यूनिट। ठीक है, ठीक है जी। 4 यूनिट और 3 यूनिट टोटल कितनी है? 7 यूनिट, जो कि एक्चुअल में 1.4 इंच। तो 1 यूनिट कितना आ गया आपके पास? 0.2 इंच, है ना। 1.4 डिवाइडेड बाय 7 इज 0.2 इंच। क्योंकि हमसे ये पूछा गया कि फिफ्थ डे में कितना रेनफॉल फॉल हुआ, जो कि हमारी 4 यूनिट। 1 यूनिट हमारी 0.2 है, तो 4 यूनिट कितनी होगी? 4 × 0.2 मीन्स 0.8। 0.8 कौन सी ऑप्शन है? कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पे। इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी has migrated every year from one place to some other place, what is the leftover population of that community after the 6th year if there is no further growth in the population during this period? देखिए, इसको करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। पहले तो फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है हमारे पास? जब भी आपको लेफ्ट ओवर निकालना है, ठीक है, जब भी आपको लेफ्ट ओवर निकालना है तो आपने क्या करना है? आपने करना है 1 माइनस रिमूव्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेज टू पावर n। ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन निकल के आएगी। किसकी फ्रैक्शन निकल के आएगी? रिमेनिंग की। एक तो सिंपल सा तरीका ये, जैसे इस केस में हमारे पास हर साल कितनी पॉपुलेशन माइग्रेट मतलब रिमूव हो जाती है किसी टाउन में से? 1/3। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूँ 1 - 1/3 का मतलब क्या? अगर 3 यूनिट एक्चुअल है उसमें से 1 यूनिट चली जाती है, तो मतलब यहाँ पे रिमूव्ड बाय एक्चुअल सीधा सीधा इन्होंने 1/3 ही दे दी है। तो 1/3 रेज टू पावर n। यहाँ पे क्या है? कितनी बार आइट्रेशन हुई है? जैसे इस केस में 6 साल, मतलब हर साल हर साल 1/3 1/3 1/3 ऐसे निकलती रही। तो कितने साल है यहाँ पे? 6 साल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो रिमेनिंग जो आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2/3। ठीक है, 1 - 1/3 इज 2/3 रेज टू पावर 6, जो कि आपका आ जाएगा 2 रेज टू पावर 6 इज 64, 3 रेज टू पावर 6 इज 729। तो दिस इज द रिमेनिंग फ्रैक्शन। ये एक्चुअल नहीं है, फ्रैक्शन है। ठीक है, इससे एक्चुअल निकालनी है तो क्या करेंगे आप? इसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये 64/729, ये फ्रैक्शन किसका? फ्रैक्शन हमेशा किसी ना किसी वैल्यू पे होता है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ 1/3 ऑफ सम वैल्यू, 1/3 ऑफ लेट्स से 300, 1/3 ऑफ 600, उसी तरह 64/729 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो एक्चुअल में पॉपुलेशन थी उसका। तो अगर आपसे आपसे ये पूछ ली जाए कि रिमेनिंग पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे आपको टोटल पॉपुलेशन चाहिए होगी। इस फ्रैक्शन को टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आप रिमेनिंग पॉपुलेशन तक पहुंच जाओगे। तो ये आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप सीधा फॉर्मूला से चलते, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ये है क्या? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पहले साल में 1/3 पॉपुलेशन निकल गई, तो बची कितनी होगी? 2/3, है ना। अगर कहीं से 1/3 निकाल दूं मैं, ठीक है, तो बचा कितना? 2/3। बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो फ्रैक्शन में कंप्लीट वैल्यू होती है वो 1 होती है। इस 1 में से 1/3 चला गया तो बचा कितना? 2/3। ठीक है, सिंपल था। अब पहले साल के बाद बची कितनी? 2/3। अब भाई अगले साल भी कितना होगा? अगले साल भी यही हुआ है ना कि 1/3 निकली है। तो अब इस बची हुई पॉपुलेशन का कितना बचा होगा? अगेन 2/3। ठीक है,
तीसरे साल भी वही होगा, फिर वही होगा। अब ये जो हमारी ये बची हुई पॉपुलेशन है, इसका फिर तीसरे साल क्या होगा? 2/3 बच जाएगा, 1/3 तो निकल रही है। इसी तरह होता रहेगा अप टू 6 ईयर्स। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करी है विद दिस फॉर्मूला। अब मैं ये फॉर्मूला आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके काम आएगा जब आपके पास सॉल्यूशंस वगैरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशंस की फॉर्म में भी आ सकता है, जरूरी नहीं पॉपुलेशन की फॉर्म में है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्योर मिल्क है मेरे पास, 100% प्योर मिल्क है। मैं क्या कर रहा हूँ, 1/3 ऑफ मिल्क निकाल के उसमें पानी डाल रहा हूँ, और ये मैंने कितनी बार किया? लेट्स से 4 बार किया। तो बचा हुआ मिल्क कितना होगा? तो 2/3 रेज़ टू पावर 4। तो कुछ इस तरह से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, तब हम उनको और अच्छे से करेंगे। तो चलते हैं हमारे पास आगे हमारे इसी क्वेश्चन के पार्ट 1, मतलब इसका इसी तरह का डिफरेंट वर्जन। यही क्वेश्चन है इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज्ड इन द फर्स्ट ईयर बाय 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स इट इज इंक्रीज्ड बाय 1/5 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो इसको, ये वाला क्वेश्चन मैं इस तरह से लेके आया हूँ, तो इस वजह से लेके आया हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अब इसमें फॉर्मूला वगैरह हम कुछ नहीं करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से जैसे अभी हमने लास्ट में किया, इसी कॉन्सेप्ट से इसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में 1/4 डिक्रीज हुई है। 1/4 डिक्रीज होने का मतलब क्या है? बची कितनी? 1 - 1/4, मतलब 3/4। ठीक है जी। तो पहले साल में क्या इफेक्ट दिखा मेरे को? 3/4। ठीक है। अब क्या हुआ? अब अगले साल जी डिक्रीज होने की बजाय बढ़ गई। ठीक है। अब ये 1/5 ऑफ इट्स पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब 1/5 बढ़ने का मतलब क्या है? क्योंकि बड़ी है तो 1 + 1/5 कर दूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा 6/5। अब क्योंकि ये 2 साल तक लगातार यही हुआ है, तो मेरे को 2 बार ये करना है। तो नेट जो हमारे पास फ्रैक्शन में चेंज हुआ वो कितना हुआ? 36 × 3, 108 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जी बताइए परसेंटेज इंक्रीज कितना है? तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 8%। ठीक है। फ्रैक्शन में इंक्रीज कितना है? तो इसको आप फ्रैक्शन में इसको लिख लीजिए 27/25। यहाँ से आप सीधा ये भी काट सकते थे, यहाँ से 2 3 3 पे काट लेते, है ना? यहाँ पे भी काट सकते थे। तो 27/25 फ्रैक्शन में ये इंक्रीज हो गया। अब इसमें ये भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन दे दी जाए जैसे 25,000। तो अब पॉपुलेशन कितनी है? तो 27/25 को आप 25,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 27,000। अब पॉपुलेशन कितनी है? 27,000। तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो उसी तरह की सवाल की टाइप 2, if there is a policy that 1/3 of the population of a community has migrated every year from one place to some other place, the leftover population of that community after 3 years is 64,000। अगर इस किसी टाउन की जो पॉलिसी है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर जाती है, 1/3 माइग्रेट कर जाती है, तो बचेगी कितनी? 2/3। अब ये 2/3 बची कितने साल तक, मतलब ये माइग्रेशन कितने साल तक होती रही? 3 सालों तक। तो बची हुई पॉपुलेशन की जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी? 2/3 रेज़ टू पावर 3। सिंपल, हमने अभी समझा इसको। अब ये फ्रैक्शन किसका? टोटल पॉपुलेशन का, जो टोटल इनिशियल पॉपुलेशन थी। अब ये जो बची हुई पॉपुलेशन है, ये दे किसके बराबर रखी है? 64,000 के, तो 64,000 इसके बराबर रख दिया हमने। तो टोटल यहाँ से क्या निकल के आएगा? 64,000 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है? 8 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है? 27। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने रीअरेंज करा और इसको निकाल लिया। तो ये कट जाएगा आपका 8,000 पे। 8,000 गुना 27, 8,000 गुना 20, 1,60,000। और 8,000 गुना 7, 56,000। तो 1,60,000 को 56,000 को जब मैं ऐड करूंगा तो 2,16,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी टोटल इनिशियल पॉपुलेशन निकल के आ गई। तो आशा करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट का अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आपको स्टेटमेंट थोड़ी इधर उधर भी आ जाती है तो। चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पे। द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर्स। हमें ये दे रखा कि किसी नंबर के, किसी 2 डिजिट नंबर को क्या किया मैंने? रिवर्स किया, फिर उसी रिवर्स से रेशियो ले ली, तो ये रेशियो निकल के आई 4:7। हमें पता करना कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये एक्चुअली नंबर सिस्टम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है हमें। किसी 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे एक नंबर है 45, इसको मैं लिख सकता हूँ 40 + 5। 40 का मतलब क्या है? ये जो 4 दिख रहा था यहाँ पे, मैंने इस 4 को 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 5 को मैंने ऐसे इसी तरह से 5 लिख दिया। क्यों इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये टेंस प्लेस पे था। उसी तरह मेरे पास अगर 472 कुछ ऐसा नंबर होता तो इसको कैसे लिखता मैं? 400 + 70 + 2। इसका मतलब क्या है कि 4 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 7 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, और 2 को उसी तरह से लिख दिया। मतलब क्या है? ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। 100 प्लेस वाले को 100 से, टेंस प्लेस वाले को 10 से, और वंस प्लेस वाले को किसी से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, या फिर अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर मेरे को दिखा। उसी तरह अगर किसी नंबर को, मान लीजिए इस 2 डिजिट नंबर को मैं एक्स वाई सपोज कर लेता हूँ, और इसके रिवर्स को क्या सपोज करना पड़ेगा मेरे को? वाई एक्स, क्योंकि एक्स वाई है तो रिवर्स कर दिया तो वाई एक्स हो गया। अब इस एक्स वाई को क्या मैं 10x + y लिख सकता हूँ?
इसी तरीके से जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 10y जो रिवर्स है वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब इनकी जो रेशो है वो 4:7 दे रखी है, तो 10x प्लस y जो है उसकी रेशो 10y प्लस x जो कि हमारी है 4:7, तो 4/7 लिख दिया मैंने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 70x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 40y प्लस 4x। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x को एक साइड पे, y को एक साइड पे, तो ये 66x इज इक्वल्स टू 70, ओके ओके, ये 33y, ओके। तो x इज टू y आपका निकल के आया, जब ये कटेगा 2 पे तो 1:2, ये रेशो निकल के आई। अब हमने ये पता करना कि ऐसे कितने कौन से नंबर होते हैं x और y के, मैं क्या ऐसे कौन से नंबर सपोज कर सकता हूँ जो 1:2 इस रेशियो को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं देख लीजिए x और y को ऐसे सपोज करना शुरू करूँ, अगर x को 1 सपोज करता हूँ तो y हो जाएगा 2, ठीक है। अगर मैं x को 2 सपोज करता हूँ तो y हो जाएगा 4, x को 3 सपोज करता हूँ तो y हो जाएगा 6, x को 4 सपोज करता हूँ तो y हो जाएगा 8, x को 5 सपोज कर देता हूँ तो y हो जाएगा 10। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि x और y दोनों को 1 1 डिजिट होना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पे 45, 4 और 5 अलग अलग डिजिट है, यहाँ पे 10 नहीं आ सकता। तो मेरे पास कितने केस बने, 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इतने ही ऐसे नंबर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 12, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 21, और 12 और 21 की जब आप रेशियो देखोगे तो वो 4:7 निकल के आएगी। उसके बाद 24 का रिवर्स मैंने कर दिया 48, 24 और 48 की जब आप, सॉरी 42 नॉट 48, 42, अब इनकी रेशियो देखोगे आप 4:7 निकल के आएगी। तो ये ऐसे नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। अ सम ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग x, y एंड z इन द रेशियो 1:2, रेशियो 3:4, रेशियो 5:6। ठीक है जी, रेशियो लिख लेते हैं पहले, 1:2, रेशियो 3:4, रेशियो 5:6। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। ठीक है, 2500 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस रेशियो में। अब देखिए ऐसे काम करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा कि मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारी रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 2 4 और 6, तीनों का मल्टीपल है 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 6:4, ये 3 से काटेगा 9:10। ठीक है, अब मैं सबको अगर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 6:9:10। ठीक है, आसान सा तरीका है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जो है यूनिट्स हैं, ये 2500 के हैं। ठीक है, 6 9 और 10 जो रेशियो है, किसमें इनका सम क्या होना चाहिए, 2500 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 यूनिट है, जो मेरे 2500 रुपए है एक्चुअल में, जो एक्चुअल सम है रुपीज का वो इतना है। 1 यूनिट मेरी, सॉरी 2500 नॉट 25,000, 100 यूनिट्स है। पूछा क्या गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। मैक्सिमम और मिनिमम शेयर में डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम है हमारा 10 और मिनिमम है हमारा 6, इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का। एक यूनिट मेरी 100 है, तो 4 यूनिट कितनी होगी, 400, तो आंसर आ जाएगा 400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सा सवाल था, इसमें सिर्फ यही एक ट्रिक थी जो हमें रेशियो को क्या करना है, यहाँ पे एक वर्केबल वे में बना लेना उसको। और कैसे करेंगे, सारी रेशियोज में एक हमारा सुटेबल सा मल्टीपल दे देंगे, बात खत्म। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall, he scored 60%. In how many numbers of papers did he score less than 60% of the maximum marks? देखिए बड़ा आसान सवाल है। अब 6 पेपर हैं, मैक्सिमम मार्क्स सब में सेम है, अलग अलग उसके जो नंबर हैं वो इस रेशियो में आए हैं। तो ये जो उसने स्कोर किया वो 60% है, ओवरऑल उसने स्कोर किया 60%। तो अगर मैं ये मान लूँ कि इसके एक्चुअल में नंबर भी 5 6 7 8 9 और 10 ही है। ठीक है, हम कुछ नहीं सपोज करते, हम ये सपोज कर लेते हैं जो एक्चुअल में उसके नंबर है वो 5 6 7 8 9 और 10 ही है। अगर इनको मैं ऐड करूँ, 5 11 11 और 7 18 18 26 26 और 10 36 और 9 45, तो उसका जो टोटल मार्क्स हैं सारे सब्जेक्ट्स में 6 के 6 में वो है 45। तो एवरेज मार्क्स कितने निकल के आए, मतलब एवरेज पर पेपर। एवरेज जब हम कहते हैं कि एवरेज तो क्या होती है, पर यूनिट में ही होती है ना। तो 6 पेपर है, टोटल 45 है, तो एवरेज कितनी निकल के आई, 45/6। तो ये आपके आ जाएगा 7.5। तो एवरेज उसके नंबर आए 7.5। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, जो 45 था वो 60% था टोटल का, तो ये जो 7.5 होगा ये भी तो 60% होगा ना इंडिविजुअल का। अगर हर पेपर में 7.5 आए तो वो 60% को रिप्रेजेंट करेंगे ना। समझ में आने वाली बात है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो सेम है सब में, मैक्सिमम मार्क्स सब में सेम है। जैसे ही मैंने
टोटल जो उसके मार्क्स आए थे 6 के 6 में, उसको 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल 60% थे अपने आप में, तो ये जो एवरेज होगी 7.5 ये भी 60% होगी। तो बस आप यहाँ से ये देख लो कितने पेपर हैं जिसमें 7.5 से ज़्यादा हैं, क्योंकि उसने यही पूछा ना, ज़्यादा पूछे या लेस पूछा, सॉरी, कितने पेपर है 7.5 से कम, कि 60% से कम लिए हैं जिसमें 7.5 से कम देख लो, ये सारे 7.5 से कम वाले 1 2 3 पेपर हो गए, ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल था, ज़्यादा इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन है वो 40, a boy plays with the ball and he drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि 1.5 मीटर की हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है। हर बार जब बॉल ग्राउंड को हिट करती है तो अपनी प्रीवियस हाइट का 4/5 बाउंस बैक करती है। बॉल तब बाउंस करना बंद कर देगी जब उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर से कम रह जाएगी। कितनी बार बॉल ग्राउंड को हिट करती है बाउंस करना रुकने से पहले? सिंपल सा सवाल है, सिंपल से तरीके से करेंगे। 1.5 मीटर को 150 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 150 सेंटीमीटर से मैंने ड्रॉप किया, बाउंस बैक कितनी होगी? 150 का 4/5, 4/5 की जगह इसको मैं 8/10 भी तो बोल सकता हूँ। 8/10 इसलिए लिखूंगा ताकि कैलकुलेशन करना मेरे को थोड़ा सा आसान लगे। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो दोनों को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रैक्शन के दोनों पार्ट्स को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 150 का 8/10 कितना होगा? 120। फिर से इसका 8/10 वो कितना होगा? 96। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 12 गुना 8 96। इसका फिर से 8/10 तो आपका कितना बन जाएगा? 76.8। आसान है कैलकुलेशन। देखिए ऐसे अगर आपको कैलकुलेशन मुश्किल लगती है ना, तो आपको कैलकुलेशन को हमेशा तोड़ के करना है। जैसे 90 इंटू 8 कितना होता है? 720। 9 8 72, तो 90 इंटू 8 720। 6 इंटू 8 कितना होता है? 48। 720 प्लस 48 768, क्योंकि नीचे 10 भी है तो एक डेसिमल लगा दिया मैंने। उस तरह फिर से इसका 8/10, इसको भी देखिए ब्रेक करके करेंगे। 7 इंटू 70 इंटू 8 इज 560। 6 इंटू 8 इज 48। 0.8 इंटू 8 इज 6.4। ठीक है, तो ये बन गया 14.4, 6 4 10 11, 61.44, तो 61.4 लिख लूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद बॉल बाउंस बैक नहीं होगी क्योंकि 50 सेंटीमीटर से जैसे ही कम होगी हाइट, तो 50% से कम हो ही जाएगी। 8/10 जब मैं इसका करूंगा, ठीक है, तो बेसिकली इसका 80% रह जाएगा ये, मतलब कि इसका 20% निकल जाएगा। 8/10 का मतलब 80%, इसका 80% रह जाएगा, मतलब इसका 20% में से निकल जाएगा। अब 61 का 20% अगर आप कैलकुलेट करो तो 12 से तो ज़्यादा ही है, मतलब डेफिनेटली 11.4 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग हो सकता है, तो 12 पॉइंट समथिंग हो सकता है, तो मतलब कि ये 48 49 वाली रेंज में चला जाएगा, तो मतलब यहाँ से ये बाउंस बैक नहीं करेगा। तो ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इसके बाद बाउंस बैक नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 5, कितनी बार बॉल ने ग्राउंड को हिट किया? एक बार यहाँ हिट किया, 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 और यहाँ से जो गिरेगी तो सही है, तो एक बार यहाँ हिट किया। अब इसके बाद उठेगी नहीं, ठीक है, इसके बाद ग्राउंड से उठेगी नहीं, पर इस बार ग्राउंड को टच तो करेगी ना ये। तो 1 2 3 4 5, 5 बार ये ग्राउंड को टच करेगी। ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41, इफ टू पर्सन्स P and Q enter in a business, P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 8 months, 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of 2,000, what is the capital contributed by P? देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट जो होती है, किसी भी इंसान की इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप इनको बोलेंगे, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन। जब पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में किसी भी इंसान की इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, वो जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट करी है इनटू जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी है। हमेशा इन्वेस्टमेंट इस तरह से देखेंगे, अमाउंट इनटू टाइम। ठीक है, और जो प्रॉफिट रेशो होगा, प्रॉफिट का रेशो होगा ना जो, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशो के बराबर होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अमाउंट इनटू टाइम, और जो प्रॉफिट का रेशो होगा हमेशा इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। ठीक है, इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्यू की इन्वेस्टमेंट जो है एक्स है, अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जो उसने, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी? एक्स। तो पी की जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 14,000 इंटू कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए, तो 8। तो क्यू की इन्वेस्टमेंट उसी तरह से एक्स इंटू 10। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पीज शेयर इज 400 मोर देन क्यूज शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 2000। प्रॉफिट जो है हमारा 2000 का है,
उसमें से पी का शेयर कितना है? पी का शेयर ऑब्वियसली कितना होगा? 1200, और क्यू का शेयर कितना होगा? 800, क्योंकि इसने दे रखा है 400 ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम इन्वेस्टमेंट की जो इस कॉन्सेप्ट को यूज़, जो प्रॉफिट रेशियो है उसको इन्वेस्टमेंट रेशियो से के बराबर रख देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू ले लेंगे। तो प्रॉफिट रेशियो क्या है? एक्स प्लस 14,000, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 10x इज इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय 800, इसको क्या बोल सकते हैं हम? 3:2, है ना? जब मैं इसको 400 से रिड्यूस करूंगा ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा 3। तो यहाँ से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8x जो है प्लस ये आपका बन के आया 112,000 इज इक्वल्स टू 15x, इजंट इट? हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे 14,000 इंटू 8 क्या बन गया आपका? 11, 2 एंड 3 zeros, 1,12,000। ठीक है, तो यहाँ से 7x की वैल्यू का निकल के आएगी। मैं इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। 7x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 112, और ये कट जाएगा आपका 7 1 7, 7 6 42, 16,000। x की वैल्यू निकल के आई 16,000। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कुछ खास इसमें ज़्यादा था नहीं। ओके, तो x अगर 7,000 16,000 है तो हमसे पूछा गया कि p ने कितना कंट्रीब्यूट किया। p की कंट्रीब्यूशन मतलब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, कैपिटल। यहाँ पे आप अमाउंट को कैपिटल भी लिख सकते हो, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी इनटू टाइम। तो कैपिटल कितनी है p की? x प्लस 14,000, 16,000 प्लस 14,000 इज नथिंग बट 30,000। तो p ने कितना इन्वेस्ट किया? 16,000 प्लस 14,000, जो कि कितना होता है? 30,000। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। बस आपको ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, दिस वन एंड दिस वन। So question number 43 says a person bought a car and sold it for rupees 3 lakh. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? अब किसी को घाटा हुआ 20% का, तब उसने बेची है 3 लाख में गाड़ी। अब हमें ये पता करना है कि कितने में खरीदी होगी। अब देखिए यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट लॉस और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब मैं कॉस्ट प्राइस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ मेरा प्रॉफिट या लॉस, तब वो बनता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमेशा आपको याद रखना है इज एन आउटकम। ठीक है, तो अगर मेरे को लॉस हुआ है 20% का, कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होती है, लॉस हुआ 20% का तो मेरा 20% निकल गया, कम हो गया। तो जो 80% बचा, कॉस्ट परसेंट का जो 80% होगा वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस विच इज 3 लाख। ठीक है, एक चीज तो ये है, यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा, जो मेरे को पता करना है कि कितने में मैंने खरीदी थी, आराम से कर लूंगा। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, ये काट पीट के देखेंगे तो आ जाएगा आपका 3,75, 3,75,000। ठीक है, जब मैं कैलकुलेट करूंगा इसको 3 लाख डिवाइडेड बाई 18,200, तो आपको कॉस्ट प्राइस 3,75,000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सा तरीका है, बट इसको फ्रैक्शन से करना हो तो कैसे करेंगे? अब आप याद रखना, कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज दे रखी होगी ना, प्रॉफिट या लॉस की जो भी आपको परसेंटेज दे रखी होगी, आप उसको फ्रैक्शन में लिखो। फ्रैक्शन में लिखने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे लॉस का जो परसेंटेज है वो 20% है। 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 20/100, परसेंट का साइन हटा के डिवाइड बाय 100 लगा दूंगा। अब इसको 20/100 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/5। जब भी आप प्रॉफिट या लॉस को फ्रैक्शन में लिखोगे ना, तो ये याद रखना, आप ये मान सकते हो कि ये वाले जो नीचे है ना, नीचे वाली डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, इसको आप कॉस्ट प्राइस सपोज कर सकते हो। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो लॉस होगी। जैसे इस केस में लॉस है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज होती तो ये ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 5 सपोज कर ली, लॉस मेरा 1 यूनिट है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 की चीज को मैंने 1 के घाटे पे बेचा तो 4। तो आप इस फ्रैक्शन से सीधा सीधा इस रिजल्ट पे भी आ सकते हो। जैसे ही आपने ये रिजल्ट ड्राइव करा, आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो। जैसे इस केस में दे रखा है सेलिंग प्राइस 3 लाख का, तो आप 4 यूनिट को 3 लाख के बराबर लिख सकते हो, और फिर पता कर सकते हो हमारी 5 यूनिट जो कि कॉस्ट प्राइस है, वही हमें पता करना था। वो क्या होता? तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 × 5, आप इसको भी कैलकुलेट करते हो तो भी आपका सेम रिजल्ट आता 3,75,000। तो इस तरह से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको परसेंटेज में खेलना तो परसेंटेज में भी खेल सकते हो। बस आपको याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट को मैं उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सेलिंग प्राइस की परसेंटेज पता करूंगा, तो फिर उस परसेंटेज को ऑफ सीपी लिख के मैं देन कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। इफ सोहन while selling two goats at the same price makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the another। ठीक है, आसान सा सवाल है। 10% प्रॉफिट फ्रैक्शन से करके देखेंगे। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10।
10/100 लिखेंगे तो 1/10 मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो ऊपर क्योंकि प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट मेरा 1 आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी 11। उसी तरह लॉस को जब मैं 1/10 लिखूंगा तो इस केस में कॉस्ट प्राइस अगेन 10 आ गया क्योंकि नीचे 10 दिख रहा है मेरे को। इस केस में लॉस है मेरा 1, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 9। पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये सेम प्राइस पे सेल करी उसने। सेलिंग प्राइस सेम दिखना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस सेम दिखाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ वाला 9 मैं इन सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर वालों में, और यहाँ वाला जो 11 दिख रहा है मेरे को इधर में मल्टीप्लाई कर दूंगा सब में। ठीक है, तो जो मेरी कॉस्ट प्राइजेज हैं, जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, मान लो गोट नंबर 1 है, ये गोट नंबर 2 है, तो गोट नंबर 1 की कॉस्ट प्राइस, लेट्स से कॉस्ट प्राइस 1 है ये। ठीक है, इसको कॉस्ट प्राइस 1 बोल देता हूँ मैं। वो आ गई आपकी 90। तो कॉस्ट प्राइस इसी तरह से मान लो इसको 2 बोल देता हूँ, कॉस्ट प्राइस 2 आपकी आ गई 110। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम, कितनी कितनी, 99 99। सेलिंग प्राइस तो दोनों की सेम ही है, 99 और 99। तो मेरे को ये बताना कि मेरे को जी घाटा हुआ कि फायदा हुआ। अब दोनों मिला के मैंने कितना खर्चा किया, 90 प्लस 110। जो ओवरऑल मेरी कॉस्ट प्राइस है वो 200 है। 90 प्लस 110 200। ओवरऑल मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है, 99 प्लस 99 इज 198। तो 200 की चीज ली थी मैंने, 198 में मैंने बेच दी। कितना हुआ, क्या हुआ, मेरे को घाटा हुआ ना, दो रुपए का मेरे को घाटा हुआ। किस पे, 200 पे। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ मेरे पास, 1% का लॉस हुआ। तो ही सफर से लॉस ऑफ 1%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें सब सिर्फ हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अपने सेलिंग प्राइस सेम बोल रखा था, तो वो मैंने सेलिंग प्राइस सेम कर ली, बस और कुछ नहीं किया मैंने इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ द हनी। तो हनी है जी, हनी लेके आया मैं उसको कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ मतलब कि जितने का लेके आया पर लीटर में उतने का ही बेच रहा हूँ, पर फिर भी मेरे को 20% का फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं उसमें मिलावट कर रहा हूँ, पानी मिला रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पानी की वजह से मेरे को फायदा हो रहा है। लेट्स से मैं 100 लीटर हनी लेके आया फॉर 100 रुपीज। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 1 रुपीज पर लीटर की मेरे को कॉस्ट प्राइस पड़ी, सही है ये? ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो मेरे को पड़ी वो 1 रुपीज पर लीटर। ठीक, इसी कॉस्ट प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ कस्टमर को 1 रुपीज पर लीटर। पर क्योंकि मेरे को 20% का फायदा हो रहा है, ये जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, जब मैं इसको सेलिंग प्राइस के तौर पे देख रहा हूँ, तो ये 120 नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को 20% का फायदा हो रहा है। 100 की अगर मैं चीज़ लेके आया हूँ तो 120 रुपये की मेरी बिक रही है, पर इसको अभी भी मैं उसी कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ। किस पे? 1 रुपीज़ पर लीटर पे। अगर मैं 1 रुपीज़ पर लीटर पे बेच रहा हूँ और मेरी 120 रुपये की बिक रही है, ये क्या ये नहीं बता रहा कि मेरा जो 120 लीटर हनी है, यहाँ पे हनी का मिक्सचर है जो मैंने, जिसमें पानी भी डाल दिया है, ठीक है, 120 रुपये के हिसाब से मेरे को ये समझ में आ रहा है। अभी भी मैं उसको 1 रुपीज़ पर लीटर पे बेच रहा हूँ, तो 120 रुपये में मैं जो जो सोल्यूशन जो मिक्सचर बेच रहा हूँ वो 120 लीटर का हुआ। तो मैंने कितना पानी ऐड कर दिया? मैंने 20 लीटर पानी ऐड कर दिया। ठीक है, कितने हनी में? 100 लीटर हनी में। तो कितने परसेंट पानी ऐड किया मैंने इस हनी में? 20%। तो अब आपको ये ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन ये होगा व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी, तो यहाँ पे 20% है आंसर। पर यही क्वेश्चन अगर ये होता, व्हाट परसेंट ऑफ, ये ध्यान में रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द मिक्सचर, कुछ इस तरह से सवाल होता। अगर वो पूरे मिक्सचर के कॉन्टेक्स्ट में पूछता, इसमें तो ये बोला ना कि हनी में कितना पानी ऐड करूं मैं, हनी का 20% ऐड कर दूं। पर अगर ये पूछता कि उस मिक्सचर का जो पानी डाल के मैंने हनी का मिक्सचर बना दिया, उस मिक्सचर का पानी कितना परसेंट है, तब ये 20% नहीं होता। तब आपको ये लिखना पड़ता 20/120। यहाँ पे आपने 20/100 कर दिया ना, 20% नहीं। इस केस में तब अगर मिक्सचर का पूछता कि कितने परसेंट है पानी, तो पूरे मिक्सचर का 20/120 गुना 100, ये होता 16.67% उस केस में। ठीक है, आसान सवाल था, चलते हैं आगे, ज्यादा लोड लेने वाला सवाल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 46, अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क प्राइस of a toy and still he makes 10% gain. What is the cost price of the toy which he marked as 770 rupees? तो जैसे ही मैंने आपको बोला था कि सेलिंग प्राइस में जब मैं प्रॉफिट या लॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सॉरी, कॉस्ट प्राइस में जब मैं प्रॉफिट या लॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरी सेलिंग प्राइस बन जाती है। उसी तरह मार्क्ड प्राइस में जब मैं डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरी सेलिंग प्राइस बन जाती है। सेलिंग प्राइस हमेशा आउटकम होती है, आपको याद रखना, चाहे मैं कॉस्ट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, चाहे मैं मार्क्स प्राइस के कॉन्टेक्स्ट से देखूं, चाहे मैं प्रॉफिट लॉस के कॉन्टेक्स्ट से देखूं, चाहे मैं डिस्काउंट के कॉन्टेक्स्ट से देखूं, सेलिंग प्राइस हमेशा ही
क्या होगी, एक आउटकम होगी। और जो भी परसेंटेज आपकी कैलकुलेट होगी वो आपकी या तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगी अगर प्रॉफिट लॉस का केस है, या फिर मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगी अगर आपका डिस्काउंट का केस है। ठीक है, चलिए 10% डिस्काउंट, मतलब 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नीचे कॉस्ट प्राइस की जगह क्या दिखेगा मेरे को, मार्केट प्राइस, ऊपर क्या होगा आपका डिस्काउंट। तो 10 की चीज पे मैंने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 9। उसी तरह मेरे पास अगर मैं ये देखूं 10% गेन है, तो यहाँ से भी 1/10, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपकी 10 है, आपका जो गेन है मतलब प्रॉफिट है वो 1 है, तो यहाँ से ये बोल सकता हूँ मेरी कॉस्ट प्राइस अगर मेरी 10 है तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 11। ठीक है, 10 की चीज मैंने ली, एक के फायदे पे बेची, तो कितने में बेची, 11 में बेची। पर एक ही ट्रांजेक्शन में दो अलग अलग सेलिंग प्राइस थोड़ी हो सकती है, एक ही चीज बेच रहा हूँ ना, सेम टॉय की बात हो रही है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 9 दिख रहा है, यहाँ पे 11 दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ वाला जो 11 मेरे को दिख रहा है इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में, यहाँ वाला 9 में इधर इनमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 10 गुना 9 90। जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 11 गुना 9 99। दोनों जगह देखो आप, दोनों जगह सेम हो गया 99। और जो मेरा मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 11 गुना 10 110। तो ये आपकी बैलेंस होगी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मास प्राइस की वैल्यू जो है जो आपने सपोज करी वो बैलेंस होगी। अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। आप चाहे यहाँ से डिस्काउंट परसेंट देखोगे तो भी 10% आएगा, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट देखोगे तो भी 10% आएगा। ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब हमें पता क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी है। ठीक है, जब उसने ये बता दिया कि मार्केट प्राइस कितना 770, हमारे पास मार्केट प्राइस 110 है, 110 से 770 तक जाने के लिए मेरे को 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिर्फ मार्केट प्राइस में तो 7 नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, मेरे को सब में 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस द अमाउंट। तो अगर मैंने यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट कॉस्ट प्राइस में भी, तो 90 इंटू 7 कितना होगा, 630। तो 630 ये आपका एक्चुअल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 पे। Gopal bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. Then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. What will be Gopal's position if he agreed? इस ट्रांजैक्शन में गोपाल की क्या पोजीशन होगी? सिंपल सा सवाल है। अब लेट से कि गोपाल ने 100 रुपए की चीज थी, राम को कितने में बेच दी, 10% के प्रॉफिट में, मतलब 110 में। अब राम से वापस गोपाल तक जाने के लिए इसको 10% का लॉस सफर करना पड़ेगा। 10%, 110 का कितना होगा, 11। 11 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 110 में से, बचेगा कितना, 99। तो अब जो 100 रुपए की चीज थी गोपाल को कितने में पड़ रही है, 99 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। वो जब प्रॉफिट की बात करते हैं ना, तो ये वाला प्रॉफिट जो 10, यहाँ पे 10 यूनिट का प्रॉफिट था ना, ये इसको भी ऐड करना शुरू कर देते हैं कि 10 यहाँ पे ऐड प्रॉफिट हुआ इसको, और एक यहाँ पे, तो 11 का प्रॉफिट हो गया। नो डाउट एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनारियो में ठीक है 11 यूनिट का फायदा हुआ उसको। पर सोचने वाली बात है, यहाँ पे इन्होंने ये पूछा कि इस ट्रांजेक्शन में, इस फाइनल ट्रांजेक्शन में गोपाल की क्या पोजीशन है। तो वो पूछा है इसको कितना बच रहा है, एक। 100 की चीज उसको 99 बची, 99 में पड़ी, तो 1 यूनिट का उसको फायदा हुआ कितने पे, 100 पे, तो गेन हुआ 1% का। सिंपल सा सवाल था, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। बच्चे इस 10 और 1 को मिला के 11% के झंझट में पड़ जाते हैं, ये इसमें नहीं पूछा गया। Question number 48 says a shopkeeper sells an article at rupees 40 and gets X% profit. However, when he sells it for 20, he faces the same percentage of loss. What is the original cost of the article? देखिए सोचने वाली बात यह है, कॉस्ट प्राइस पे X% प्रॉफिट पे जब मैं बेचता हूं तो 40 में बेचता हूं, जब उसी कॉस्ट प्राइस पे जब मैं X% के लॉस पे बेचता हूं तो मैं 20 में बेचता हूं। तो चाहे मैं प्रॉफिट वाली सिचुएशन की बात करूं, चाहे मैं लॉस वाली सिचुएशन की बात करूं, कॉस्ट प्राइस का X% तो सेम ही रहने वाला है ना। तो जब मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देता हूं तब वो 40 बन जाता है, जब मैं कॉस्ट प्राइस में लॉस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो 20 बन जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू तो सेम होगी ना। ये माइनस में हो गई, ये प्लस में होगी, पर वैल्यू सेम होने वाली है। तो यहां से मेरे को ये समझ में आता है 2 टाइम्स ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 60, है ना। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो ये प्रॉफिट और लॉस कट जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो सीपी यहाँ पे आ जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 49 पे। Had money to buy 8 mobile headsets of a specific company, but the retailer offered very good discount on that particular headset. Rakesh could buy 10 mobile headsets with the amount he had. 8 मोबाइल लेने गए थे, 10 मोबाइल मिल गए, क्यों, क्योंकि हमें कुछ डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट पता करना है कि कितने परसेंट है। देखिए मान लेते हैं जो प्रिंटेड प्राइस था, मार्क्ड प्राइस था, वो एक मोबाइल का 10 रुपए था।
ठीक है, तो 10 मोबाइल का 100 होता, बीच में 8 मोबाइल ले लेते हैं, 8 मोबाइल का जो प्रिंटेड प्राइस होता वो होता 80। ठीक है, हम इस प्रिंटेड प्राइस के हिसाब से 80 रुपए लेके गए होंगे क्योंकि हमें 8 मोबाइल लेने थे, पर इसी 80 रुपए में हमें 100 रुपए की वैल्यू की चीज मिल गई, मतलब 10 मोबाइल मिल गए। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिला? तो अगर मार्क्ड प्राइस हमारा 100 था, तो सेलिंग प्राइस इस रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस रिटेलर ने ये बेचा है, उसका मार्क्ड प्राइस 100 था, उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 80। नंबर ऑफ हेडसेट को भूल जाइए, मैं वो सीधा सीधा नंबर ऑफ हेडसेट से भी बताऊंगा कैसे आंसर लेना, आपको ये सपोज करना नहीं पड़ेगा, फिलहाल अभी आप रुपीज में समझिए। मार्क्ड प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस हो गया 80, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 20, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं मार्क्ड प्राइस पे, तो 20 बाय 100 गुना 100, तो 20%। ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा आपका आंसर है। ये तो था जी आपका रुपीज में। जब आपको क्वांटिटी में देखना है ना, जैसे क्वांटिटी में सीधा सीधा देख लेना है कि देखिए जी 8 के भाव में मेरे को 10 चीजें ऑफर कर दी, कितनी ज्यादा चीजें ऑफर कर दी? 2। और डिनोमिनेटर में आपको ले लेना जो आप एक्चुअल में जितनी क्वांटिटी आप खरीद के लेके आए, उसके हिसाब से परसेंटेज देख लेनी है आपको। सीधा सीधा इस तरह से भी आप 20% लेके आ सकते हो। दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे केस में जब क्वांटिटी का खेल हो जाएगा तो कैसे करना है आपने। ठीक है, 8 के भाव में 10 मिली, ठीक है, 8 के भाव में 10 मिली, तो कितनी एक्स्ट्रा मिली? पहले आपको ये देखना कि एक्स्ट्रा कितनी मिली, जैसे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मिली, और बाद में आप जितनी अपने साथ लेके जा रहे हो। क्वांटिटी में सीधा सीधा परसेंटेज देखनी है डिस्काउंट वाले केस में, तो इस तरह से कितनी आप अपने साथ लेके जा रहे हो। 10 लेके जा रहे हो तो 2/10 गुना 100, इस तरह से 20%। सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। Raju has 9,000 with him and wants to buy a mobile set, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. कोई हैंडसेट उसने खरीदना है, उसका सिर्फ 75% ही है उसके पास, और जो 75% कितना है उसका? 9,000। Therefore he borrows 2,000 from a friend, 2,000 अपने फ्रेंड से उधार लेता है। फिर हमें ये देखना कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट उसकी सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है जी, मान लीजिए टोटल जो कॉस्ट है, जो टोटल मोबाइल हेडसेट की टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो लेट्स से एक्स है, तो इस एक्स का कितना है उसके पास? 75%, जो कितना होगा? 9,000। 75% को क्या बोल सकते हैं? 75/100 मतलब 3/4, तो 3/4 इंटू एक्स इज इक्वल 9,000। ये कट गया हमारे पास 3,000 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12,000। तो मतलब जो मोबाइल हेडसेट है वो 12,000 का है। अब उसके पास टोटल है कितने? 9,000 ये, और 2,000 जो उसने उधार लिए, उसके पास टोटल 11,000 है। अभी कितने कम पड़ रहे हैं उसके पास? उसके पास अभी 1,000 और कम पड़ रहे हैं, ये उसके पास लेस है, उसके पास इनफ मनी नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट ये बता रही है कि उसके पास इनफ मनी नहीं है? राजू स्टिल डजंट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हेडसेट। ऑप्शन नंबर ए, पहली ऑप्शन ये बोल रही है कि उसके पास इनफ मनी नहीं है। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ men एंड 40% women, 70% men and 75% women cleared the qualifying test and entered the final test where 80% men and 70% women were successful. Which of the following statement is correct? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी परीक्षा में कुछ मैन है कुछ वुमेन है, और यहाँ पे मैन की परसेंटेज मिसिंग है, जहाँ तक मेरे को ध्यान में है ये 60% था, और होना भी 60% चाहिए, क्योंकि अगर 40% वुमेन है तो बाकी बचे वो 60% मैन ही होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हिसाब है। ठीक है, 60% मैन है, 40% वुमेन है, 70% मैन एंड 75% ऑफ वुमेन क्लियर द एग्जाम। ठीक है, cleared the qualifying test and entered the final test where 80% men and 70, ये क्या है? सक्सेसिव है एक्चुअली, सक्सेसिव परसेंटेज लग रही है। अब इसको आराम से भी कर सकते हैं, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है बड़े आराम से इसको निकाल लेगा। ये लीजिए मैन है, ये वुमेन है, ये हमारा, ये हमारी पहली सबसे पहली क्लासिफिकेशन होगी। मैन कितने हैं? 60, वुमेन कितने हैं? 40। अब 70% मैन और 75% वुमेन जो है वो पहली स्टेज क्लियर करके, इसके बाद जो मैन है 70% मतलब 42, और जो वुमेन है 75% मीन्स 30, वो क्लियर करके हमारा क्वालिफाइंग टेस्ट। उसके बाद वो फाइनल टेस्ट में एंटर करे, तो 80% ऑफ मैन एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल। अब इसके आगे इसका 80% और इसका फिर 70%। ठीक है, वो फाइनल क्लियर करके, तो 70% 30 का 21 हो गया, और 80% 42 का 32, 32 और 16 33.6। ठीक है, डेसिमल में है तो घबराने वाली बात नहीं है, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है।
ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, ओके। सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, वो कैसे देखेंगे? वुमेन कितनी थी टोटल? 40, उसमें से कितनी क्रॉस कर गई? 21, मतलब मोर देन 50%। यही हम केस ले लेते हैं हमारा मैन का। वुमेन की मैन कितने थे? 60, कितने क्लियर कर गए? 33.6, ये भी मोर देन 50%। पर ध्यान से देखिए, ये 50% के बिल्कुल आसपास है और ये 50% से काफी ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डेफिनेटली मोर देन 50% है, ठीक है। ये 50% के काफी आसपास है, ये 50% से काफी ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। वुमेन में सक्सेस रेट हायर नहीं है। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, बिल्कुल ये भी गलत है, दोनों में 50% से ज्यादा है। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, ये तो सही है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 33.6 जो मैन है उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा सही। तो इस सवाल को आप यहाँ पे 100 ना मान के 1000 मान के कर लेते, यहाँ पे 600 मैन और 400 वुमेन हो जाती ना। अगर यहाँ पे मैन हो जाते आपके 600, वुमेन होती 400, तो ये डेसिमल में नहीं बनता, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती, पर इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, नॉट वर्थ इट। थोड़ा एस्टिमेट लगा के करिए और करिए इस सवाल को आसानी से। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, a shop owner offers the following discount options on an article to a customer one. First one is, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिस्काउंट ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%. Then is service discounts of 20% and 10%, then pay a service tax of 10%. Then तीसरा है pay a service tax of 10%, then successive discounts of 20 and 10. मैं आपको अभी बता देता हूँ, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। जब भी सक्सेसिव परसेंटेजेस की बात होती है ना, तो हमें ये देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव परसेंटेजेस कैसी हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, डिस्काउंट का मतलब है नेगेटिव परसेंट, मतलब वो कम होगा, और सर्विस टैक्स का मतलब है 10 पर जो बढ़ेगा, मतलब वो पॉजिटिव परसेंटेज है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि परसेंटेज की वैल्यूज क्या है और पॉजिटिव और नेगेटिव है। जैसे देखिए, तीनों केसेस में डिस्काउंट जो है वो 10 और 20 है, और सर्विस टैक्स है 10, मतलब कि दो जो नेगेटिव परसेंटेजेस है, तीनों केसेस में दोनों की सेम वैल्यू है, 10 और 20। और जो पॉजिटिव परसेंटेज है तीनों केसेस में, वो भी सेम है, 10%। तो इस इनमें जो एंड रिजल्ट होगा उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। जो फाइनल आपकी वैल्यू निकलेगी इन सब परसेंटेजेस को निकाल के, तीनों केसेस में सेम निकल के आएगी। आप ट्राई करके देख सकते हो। लेट्स से 100 मान लेते हैं एक बार। एक पहले दो वाली केसेस में आपको मैं दिखा देता हूँ। 100 मान लीजिए हमारी प्राइस थी, पहला डिस्काउंट लगने के बाद चीज़ रहेगी 90 की, फिर दूसरा डिस्काउंट लगने के बाद चीज़ रहेगी आपकी 78 की, 72 की, ठीक है। फिर चौथा सक्सेसिव, यहाँ पे -20 लिख लो, -10 लिख लो, -20 लिख लो, यहाँ पे +10 लिख लो। प्लस 10 लिखने के बाद मतलब इसका 10% ऐड कर देंगे तो 79.2, ठीक है। समझ में आने वाली बात है आराम से। 10 निकला 90, 20% मतलब 18, 18 निकला 72, 72 में 10% ऐड कर दिया 79.2। उसी तरह दूसरा केस देख लेते हैं। पहले हमारा 20% कम हुआ मतलब 80, फिर 10% कम हुआ मतलब 72, 80 का 10% ऐड 72 निकल गया, फिर 10% ऐड हो गया आपका 79.2। अब तीसरा भी चलो ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि दो तो कर ही लिए हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 का था प्राइस, पहले 10% ऐड हुआ 110, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डिस्काउंट कितना है, ओके 20% का डिस्काउंट हुआ, इसमें 22 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 110 का 20% कितना हुआ, 22। तो ये आपके पास आ गया 98, बिल्कुल, सॉरी 88, नॉट 98, 88, ठीक है। -20%, इसका 20% मतलब 22, क्या 88। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें फिर से क्या कर दिया हमने, 10% का और डिस्काउंट दे दिया, 8.8 में से जाएगा तो 79.2। देख लीजिए फाइनल वैल्यू तीनों में सेम है। तो आपको याद रखना है कि परसेंटेजेस के केस में जब सक्सेसिव परसेंटेज लगती है, वैल्यू पे और साइन पे डिपेंड करता है बस। आगे पीछे जैसे मर्जी लगे उन पे डिपेंड नहीं करता, कि पहले 10 लगा दिया मैंने, पहले 20 लगा दिया, या पहले पॉजिटिव लगा दिया, पहले नेगेटिव लगा दिया, इन चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी रहेगी आंसर। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपने कुछ ना कुछ गेन किया होगा इसमें से। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट टॉपिक्स पे।